हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस विशेष सीरीज में जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। तो प्यारे साथियों, बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज जब आपसे मुलाकात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आज तक जब तक हमारी क्लासें नहीं हुई हैं तब तक आपने निश्चित तौर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे, जारी रखे हुए होंगे। और अब मैं फिर से आपके साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए आ गया हूँ। इसलिए अब आगे से आप हमेशा हर रोज़ आप एक नई सीरीज पाएंगे। इस सीरीज में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप जानते हैं कार्तिक सर का है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों के साथ में मैं एक एक सवाल पर डिस्कस करने वाला हूँ, खोल करके बातचीत करने वाले हैं, एक एक सवाल को हम समझने वाले हैं। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं साथियों, बिना किसी देरी के। आज की क्लास का ये जो हमारी जो कामयाबी सीरीज है, ये अब तक हम बहुत सारे सवालों पर डिस्कस कर भी चुके हैं। इसमें बहुत ही आपको बता दूं कि पिछली परीक्षाओं में DSSB और KVS और TGT PGT में पूछे गए सवालों का संकलन है, आप जानते हैं इस बात को। तो आने वाली जितने भी जो सवाल होंगे, जितने भी सीरीज जो हैं, वो सब के सब इसी पर आधारित हैं, इसी पर बेस्ड हैं। आप यकीन माने, आने वाली हर परीक्षा जो वनडे एग्जाम है और उसमें हिंदी विषय दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ से सवाल पाएंगे, क्योंकि पिछली परीक्षाओं का रिवीजन किए बगैर आने वाली परीक्षा के बारे में हम कोई आकलन नहीं कर सकते। चलिए साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और कमेंट इसलिए करें ताकि आपका और हमारा जुड़ाव रहे। ठीक है साथियों, चले। कमेंट, लाइक और शेयर करने से हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में आपके लिए एक तोहफा है। तोहफा ये है कि हिंदी स्पेशल की यदि आपको कक्षा लेनी है तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप जा सकते हैं और ऐप पर जाकर के आप कोर्स खरीद सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स, न्यू टॉपिक जितने जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं उसमें। और सबसे गजब की बात यह है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, इसको आप जितनी बार आप चाहें उतनी बार रिपीट कर करके देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी समझ बढ़ेगी तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। चले, तो ये आप ज़रूर अपने साथियों तक पहुंचाएं, अपने साथियों को रिकमेंड करें, निश्चित तौर पर उनको कोई ना कोई लाभ मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं आज की कक्षा का। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल को पहले समझिएगा, उसके बाद उसका आंसर कीजिएगा। सवाल क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सवाल बहुत शानदार है। पहले तो एक बात पर आइए विद्यार्थियों, आप क्या बात पर, कौन सी बात पर सर? मुझे इतना बता दो कि भैया ये वाक्यांश क्यों कहा गया, इसे आप वाक्य क्यों नहीं कह रहे हैं? बेटा याद रखिएगा, एक वाक्य होता है और एक वाक्यांश होता है, दोनों बातों में अंतर होता है। वाक्यांश और वाक्य में क्या अंतर होता है जरा समझ लेना। वाक्य का अर्थ हुआ वक्ता द्वारा कही गई बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है, और इस बात को कंप्लीट करने वाला जो आप लिखित रूप देखते हैं उसको वाक्य कहते हैं। बात अधूरी रह जाए तो उसे वाक्यांश कहते हैं। इसके आगे गुंजाइश और रहती है, बात को समझने की गुंजाइश और रहती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है जो सार्थक होना चाहिए, इस वाक्यांश के लिए अप्रोप्रिएट यानी एकदम सटीक बैठना चाहिए। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और उपरोक्त। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि हिंदी में ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है। इस बात पर गौर कीजिएगा। आप कई बच्चे इस बात पर कंफ्यूज होंगे कि सर एक तो लिखा होता है उपयुक्त और एक लिखा होता है उपरोक्त, तो इनमें इन दोनों का अर्थ बच्चे एक जैसा लगाते हैं। उपरोक्त तो कुछ होता ही नहीं है। आपको बता दूं क्यों? उपयुक्त शब्द होता है, इसलिए इसको तो मैं पहले ही खारिज कर देता हूं। 4 विकल्पों में से एक विकल्प तो आपका कट गया है। अब 3 में से आपको आंसर करना है। अब उपयुक्त कहते किसे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा बेटा। आप उपयुक्त कहते किसे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। किसे कहते हैं उपयुक्त? सुनो, इसकी संधि विच्छेद होती है ऊपरी धन उक्त। क्या होता है इसका संधि विच्छेद? ऊपरी धन उक्त। और ऊपरी धन उक्त का अर्थ होता है जो ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर कहा गया है।
तो याद रखना, जो ऊपर कही गई है उस बात के लिए जो शब्द काम में आता है वो है उपर्युक्त, इसलिए ये नहीं हो सकता इसका आंसर। अधो का मतलब होता है बेटा नीचे, और इसको अगर आप अधोगामी को देखेंगे तो नीचे की ओर जाने वाला, गामी का मतलब जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला। इस बात पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, नीचे की ओर जाने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? अधोगामी। उर्दू का मतलब होता है उठना या श्रेष्ठ होना या ऊंचा होना, इस बात को भी समझिएगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऊर्ध्वगामी, यानी ऊपर की ओर जाने वाला। कौन सी ओर? ऊपर की ओर जाने वाला। अब देखो इनमें से सही आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, चारों विकल्पों पर हमने बात करी है, चारों विकल्पों के बारे में हमने जाना। उपर्युक्त में ऊपर जो लिखा है या कहा गया है उसको उपर्युक्त कहते हैं। अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला। उपरोक्त नाम का कोई हिंदी में शब्द नहीं होता है। क्लियर है? अगले सवाल पर आओ। सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है। निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। बेटा लोकोक्ति और मुहावरे में माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो सुनिएगा। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोगों द्वारा कही गई उक्ति, जो पहले बुजुर्गों ने, बड़ों ने कोई उक्ति कह दी है और उसके अनुसार कोई ना कोई सामाजिक बात है वो एकदम फिट बैठती है, वो उक्तियां आज तक चली आ रही है, उसे कहा जाता है लोकोक्ति। लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। क्या? उक्ति। ये ऊ छोटा है बेटा। तो लोगों द्वारा कही गई उक्ति के लिए क्या, कौन सा शब्द काम में आता है? लोकोक्ति। लोकोक्ति, इस बात को समझिएगा। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा मन से गढ़ा जाता है, और मुहावरे के ऊपर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 100 बातों की एक बात याद रखनी है कि मुहावरे के अंत में होना शब्द मिलेगा आपको। कौन सा शब्द मिलेगा? होना शब्द मिलेगा। जैसे आंख का तारा होना, उदाहरण दे रहा हूं, आंख का तारा होना, तो ये क्या है? ये मुहावरा है। आंख का तारा होना मुहावरा है, जबकि ये देखो इनके सामने कहीं भी होना होना नहीं लिखा हुआ है। अब देखिएगा इनमें से कौन सी लोकोक्ति है वो ठीक बैठती है। सही लोकोक्ति का आपको चयन करना है। अंधा बगुला मिट्टी खाए। बेटा लोकोक्ति बैठ रही है, लेकिन ये मिट्टी वाली बात नहीं बैठ रही है। बगुला, एक बात बताओ, बगुला स्थल भाग से कुछ चुनता है क्या, या अपना भोजन स्थल भाग से ग्रहण करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अंधा बगुला मिट्टी क्यों खाएगा? अंधा बगुला मोती, मोती कैसे मिलेंगे भाई? जब बगुला अंधा हो गया है तो उसे मोती नहीं मिल सकते। आप दिमाग लगाइए एक बात पर कि इसका सही क्या बने। आपने बिल्कुल ही नहीं सुना है ना, जीवन में कभी नहीं सुना, ये लोकोक्ति नहीं सुनी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि अंधा बगुला हो गया तो मोती कहाँ से मिलेंगे? अंधा बगुला रोटी, क्यों भाई? रोटी कोई, ये तो एकदम मानवीय बात है कि रोटी कोई बना के थोड़ी देगा बगुले को। बगुला तो जल में से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन डी देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्यों बनेगा उस बात पर मैं आपको ले जा रहा हूँ। क्योंकि अंधा बगुला कीचड़ खाए। बेटा बगुला ना अंधा हो जाता है, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जब आपकी किस्मत खराब हो, जब आपका भाग्य खराब हो, तो आप उस स्थिति में जो भी कार्य करेंगे वो आपको गलत ही वो आपसे गलत ही होगा। तो याद रखिएगा, इसका अर्थ तो यह होता है कि जब समय अपने विपरीत हो, समय के अनुसार समय हमारे खिलाफ हो, तो सारे काम उल्टे होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अंधा बगुला, मान लीजिए इस बात को आप सही मान लीजिए और उसका आंसर कीजिएगा। मान लीजिए बगुला अंधा हो गया है, तो बताओ वो पानी में से अपना भोजन प्राप्त करता है, पानी में भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन बगुले को दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो वो पानी में से कहीं भी चोंच मारेगा, उसको जहां नमी लगेगी वही सोचेगा कि यहाँ पर अपना भोजन होगा, और भोजन होगा तो नमी वाला जो क्षेत्र होता है, दलदल भाग होता है, उसे कीचड़ कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही जो आंसर है वो बनेगा बेटा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप पढ़िए चीजों को। अगला सवाल देखें, आपके लिए बेहतरीन सवाल है। जब कोहरा छाया हो तो सब दिखाई पड़ता है, बीच में रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान को आपको सही विकल्प से भरना है।
चमकीला इसके लिए सही उत्तर है क्या? अरे भाई कोहरा होगा तो चमकीला कैसे दिखेगा, साफ कैसे दिखेगा, काला कैसे दिखेगा ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जब कोहरा छाया हो तो सब धुंधला दिखाई पड़ता है। कैसा? धुंधला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आइए देखें। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास क्या होता है? देखो, हिंदी इज टोटली साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी के अंदर जो वाक्य होते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। हिंदी में एक वाक्य लिखने का एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है। अब यहाँ पर देखिए उस तरीके को बदला गया है और एक ऑप्शन में वो तरीका अपनाया गया है। देखें आप, मैंने कहा सबसे पहले कर्ता हो, यहाँ पर तो नाचना तो क्रिया आ गई, सबसे पहले काट दो। नदी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नदी की तरंगों में नौका चली जा रही थी, नाचती, ये नाचती, ये क्रिया बाद में नहीं, जाने से पहले आना चाहिए था इस क्रिया को, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चली जा रही, ये क्रिया पहले आ गई, इसलिए बच गया कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को पढ़िए। नदी की तरंगों में नौका नाचती चली जा रही थी, ये बिल्कुल सही वाक्य बन जाता है और इसलिए वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये इसका सही उत्तर भी बन जाता है। क्लियर है साथियों? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए मुझे एक बार। अच्छा, कमेंट आप जरूर लिख करके बता दें और जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे वो भी मुझे बता दें कि कौन सा विषय आपको कहाँ से किस तरह से पढ़ना है। कोई टॉपिक यदि आपका स्पेशली टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बता दें। कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बता दें कि काफ़ी दिनों बाद जो हमारी कक्षा हुई है ये आपको कहाँ तक प्रभावित कर पा रही है या आप कितना इससे सीख पा रहे हैं। समुच्चय का संधि विच्छेद कीजिएगा। देखो, एक बहुत बेहतरीन शब्द है समुच्चय। इसका संधि विच्छेद करोगे तो बेटा इसका संधि विच्छेद, इसमें एक संधि कार्य कर रही है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि कार्य कर रही है। और व्यंजन संधि में होता क्या है इस बात से मैं आपको अवगत करा दूं। व्यंजन संधि में बेटा क्या होता है? एक है सम, एक है उद और एक है चय। इन सब को जोड़ोगे तो समुच्चय बनेगा। कैसे? सम उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और चय शब्द है। देखिएगा, सम के अंदर उ जुड़ा तो समूह हो गया। इस द अर्धाक्षर द का चय के प्रभाव के कारण अर्धाक्षर चय हो गया और सामने चय और ये है ही, इसलिए इसका जो रूप बना वो क्या बना? समुच्चय बना। अब यहाँ पर ऐसा कहा हो रहा है सम उच्च, उच्च पहले ही आ गया तो ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता। फिर सर, फिर कौन सा हो सकता है? सत्य, ना सम होना चाहिए पहले, तो ये भी गलत हो गया। ये ठीक है, सम उद में द आधा है, बिल्कुल ठीक है, आधा ही होना चाहिए, अर्धाक्षर होना चाहिए और चय। इसलिए मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए एकदम सही उत्तर है। अच्छा, कई बच्चे उद में और उत में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक तो उद उपसर्ग होता है और एक उत उपसर्ग होता है। बता दूं साथियों कि इन दोनों में जब श्रेष्ठता की बात आती है या इन दोनों में से एक की चयन की बात आती है तो आपका सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा उद। अब यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होते तो ये तो कंफ्यूज वाली स्थिति भी नहीं है भैया। यहाँ पर तो उत नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ उत, दो तय लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, उत। तो यहाँ तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर बन गया बेटा, क्या बन गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ओके, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा जरा। अगला सवाल कहता है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास वाला शब्द DSSB में जरूर पूछा जा रहा है। एक पेपर में 3-3 सवाल आ रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ने से यदि आपके 3 अंक आ रहे हैं, आपको 3 अंकों की बढ़ोतरी मिल रही है, तो आप क्यों नहीं यार उसे एक चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। देखो, वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता ये कहती है कि यदि आप समझ पा रहे हैं तो समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सफलता के लिए रट भी लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। सफल होना है तो कुछ भी, कोई सा भी आपको हथकंडा अपनाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूं। आप समझिए चीज़ों को, वाक्य विन्यास को समझिए। वाक्य विन्यास का तात्पर्य क्या है हिंदी में? वाक्य की एक फॉर्म होती है, वाक्य का एक ढंग होता है, हिंदी में लिखने का एक तरीका होता है। कैसे तरीका होता है आप देखना, एक ही वाक्य है, इनको तो छांटने में आपको बिल्कुल दुविधा नहीं होगी बेटा। हमें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अवश्य सीखनी चाहिए कोई इतर भाषा। देखो, ये कोई इतर का मतलब तो मैं बता दूं, कोई अन्य होता है बेटा। क्या होता है? अन्य, या फिर
दूसरी, यहां पर भाषा है इसलिए मैंने दूसरी लिखी। इतर कोई पुल्लिंग शब्द होता तो मैं लिख देता दूसरा। अब देखें कोई इतर, ना ना पहले ही कैसे आ जाएगा, ये कोई इतर, ये फिर से कोई इतर आ गया। अब देखें नीचे चौथा ऑप्शन बचा है हमारे सामने। चौथा ऑप्शन क्या कहता है जरा सुन लीजिएगा दोस्तों। हमें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई इतर भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। यहाँ पर इसका स्थान है ना बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा माय डियर, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल देखो। हाँ, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्य विन्यास, ये ऐसे टॉपिक हैं जो डीएसएसबी को जिंदा रखे हुए हैं। डीएसएसबी और जो वनडे एग्जाम आपकी होती हैं, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, तो इन एग्जामों के लिए तो ये बहुत बहुत गजब की चीज़ है। इन 3-4 टॉपिक में थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 5-6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। देखिए, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। कर लेंगे भैया। आग पर, मुहावरा तो जानते ही हो, ना 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 मिलेगा लास्ट में। देखो, छिड़कना 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 छिड़कना, ये मुहावरा है। अब सुनिएगा, आग पर नमक छिड़कना, ये आज तक आपने सुना हो तो मुझे बताएं। आग पर नमक छिड़कने से कोई प्रभाव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आग पर केरोसिन, देखो ये नाम आ गया, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये अलग अलग नाम आ जाए तो ऐसा भी मैंने तो आज तक नहीं सुना है, या आपने सुना हो तो मुझे बताइए कि आग पर डीजल छिड़कना, आज आग पर पेट्रोल छिड़कना, आग पर कोई और तेल छिड़कना, ऐसा तो नहीं है। आग पर तो सीधा तेल छिड़का जाता है। अब ये डिफाइन, ये खुल करके नहीं बताया जाता कि केरोसिन छिड़का जाता है या डीजल छिड़का जाता है या पेट्रोल छिड़का जाता है। और आग पर तेल छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है, भाव क्या है, इसका भावार्थ क्या है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप तैयारी करने आए हुए हैं, और तैयारी करने आए हुए हैं, वहाँ पर बाहर बैठ करके आप चाय की थड़ी पर सुट्टा मार रहे हैं। सुट्टा मतलब आप मान लीजिए धूम्रपान कर रहे हैं। धूम्रपान कर रहे हैं, आपके पड़ोसी ने आपको देख लिया है। अब आपके पिताजी आप कर किसी बात को लेकर के डांट फटकार मार रहे हैं, और पड़ोसी उस समय उस वक्त आपके मान लो घर पे आ गए हैं। पड़ोसी आग पर आपके पिताजी के गुस्से को और बढ़ा देंगे, ये कहकर कि हाँ हाँ मैंने भी देखा था, आपका बेटा तो क्या करता है, धूम्रपान करता है। तो आग पर तेल छिड़कने का तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि बिगड़ी हुई बात को और बिगाड़ देना, बिगड़ी हुई बात को और बिगाड़ देना, गुस्से पर और नमक मिर्च लगा करके कहना या गुस्से को और भड़का देना, ये बात है। आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर बेटा क्या बनेगा, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बता दो मुझे एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि में से सवाल आ रहे हैं, और संधि को इतनी बारीकी से समझिएगा। जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तो संधि को इतनी बारीकी से हमने समझाया है, समझने का प्रयास किया है कि कोई शायद ही आपका कोई उदाहरण बचे, कोई आपका ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनेगा जो हमारा क्राइटेरिया है उससे बाहर चला जाए। यहाँ पर देखिएगा, संधि का सवाल आया, पयोधी का संधि विच्छेद कीजिएगा। ये पै आधा यह है और धी को जोड़ोगे, बिल्कुल भी पयोधी शब्द नहीं बनेगा। पयो और धी को जोड़ोगे तो पयोधी तो बन जाएगा माय डियर, बहुत बढ़िया, पयोधी तो बन जाएगा यार। लेकिन पयोधी सीधा सीधा ही बन गया है, तो क्या ये संधि हो गई है। जहां परिवर्तन नहीं होता, जहां क्या नहीं होता दोस्त, परिवर्तन नहीं होता, वहां संधि नहीं होती। इस बात को जहन में बिठा ले। जहां परिवर्तन नहीं हो, संधि का नाम ही क्या है, परिवर्तन होना, विकार होना। दो वर्णों को मिलाने के बाद कोई नया वर्ण बन जाए उसे संधि कहते हैं भाई। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये संधि नहीं मानी जा सकती। ये रहा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और क्यों है ये समझिएगा। पै के आगे विसर्ग है और आगे धी लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि ए आ के साथ में विसर्ग हो और सामने कोई घोष हो, घोष कोई क्या हो, घोष वर्ण हो, तो धी घोष है बेटा। घोष कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो देखो तय वाली लाइन में चौथा आता है, तय थ द ध, तो ये चौथा है। चौथा क्या होता है, घोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होते हैं। ये ए के बाद में, यानी इस ये में कौन है, ए है। ए के बाद में कौन है, विसर्ग है। और विसर्ग के बाद में कौन है, घोष है। तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है बेटा, ओ बन जाता है। इसलिए पै का पै, इस ओ को जोड़ दिया ये में तो यो हो गया, और बचा आपके सामने धी। तो शब्द क्या बना, पयोधी।
कौन सी संधि के अंतर्गत आया लालो? ये बेटा आपका आया विसर्ग संधि के अंतर्गत। कौन सी संधि के अंतर्गत? विसर्ग संधि के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी बेटा। क्लियर है? बताओ यस और नो। आप सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? जरा बता दो यार मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, पर्याप्त वाचक क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। पर्याप्त वाचक क्या होता है? क्रिया विशेषण होना चाहिए। पहले तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जो विशेषण या जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बात तो समझ ही गए होंगे आप। अब एक पीछे एक बात और लिखी हुई है, पर्याप्तिवाचक। पर्याप्तिवाचक का मतलब उसकी हद तय करने वाला ऐसा कोई शब्द हो। केवल, प्राय, कदाचित और लगभग, इनमें से सही मेरे हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए। कैसे है? पढ़िएगा इसको। मैं तो आपको केवल वही बता सकता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल सही बात है। प्राय का अर्थ क्या होता है? कभी कभी। प्राय का अर्थ क्या होता है? कभी कभी, लगभग। कदाचित, अचानक या फिर हो सकता है। और इस लगभग का मतलब होता है संभावना, कि ऐसा इसके आसपास की बात है। तो समझिएगा इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। करेक्ट दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो एक और सवाल आ गया है वाक्य विन्यास वाला, बहुत गजब की बात है। सवाल क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य एक ही टाइप का है, शब्दों का हेर फेर किया गया है, शब्दों को आगे पीछे रखा गया है और आपको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश की गई है। आप इनके चक्कर में मत आइएगा, देखिएगा इनको ढंग से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दूध में जामुन डालकर दही बनाया जाता है, मुझे तो ठीक ठीक लग रहा है अभी तक तो। आगे वाली बात सुने, बनाया जाता है, क्रिया पहले ही दे दी, बताओ क्रिया पहले कैसा? दही बनाया जाता है दूध में जामुन डाल करके। ओहो कैसे, ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे भाई। दूध में जामुन डाल करके बनाया जाता है दही। देखो कर्म को कहाँ रखा है रे बाबू, कर्म लास्ट में होता है क्या? नहीं, इसलिए ये भी कट जाएगा, ये सारे 3 ऑप्शन कट जाएंगे। आपका आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्त? वो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट है? ठीक है, अगले सवाल पर आओ। सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है। अपादान कारक की विभक्ति से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। विभक्ति तो आप जानते ही होंगे, कारक और कारकों की विभक्तियां कारकों के चिन्ह कहलाते हैं। जरा सुनिएगा, अपादान का मतलब होता है, देखो 2 कारक चिन्ह जो होते हैं वो बेटा आपके इस प्रकार के होते हैं कि दोनों का ही जो चिन्ह है वो से होता है। एक तो होता है करण, और करण का जो चिन्ह होता है वो से होता है, और एक होता है अपादान। क्या होता है? अपादान। और अपादान का भी जो चिन्ह है वो से होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि करण के सामने या करण का जो से होता है वो के द्वारा के लिए काम में आता है। के द्वारा यानी कि जो से लगेगा वो किसी साधन के बाद में लगेगा। एक बात। दूसरी बात सुनिएगा, ये अपादान वाला जो से है वो कहाँ लगता है? वो आपको बताना है कि जब किसी से कोई अलग हो रहा हो तो अलग होने के भाव में, अलग होने के अर्थ में इस से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुनिएगा जरा। पेड़ से पत्ता गिर गया, तो बताओ अलग होने का भाव हो रहा है या पेड़ के द्वारा पत्ता गिर गया? ये बताओ। पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना बेटा, तो याद रखना है यहाँ पर से, एक ही से लिखा हुआ है। का संबंध में आता है, संबंध का चिन्ह है। का, के, की, रा, रे, री में ये अधिकरण का है, पर ये भी अधिकरण का है। तो इन तीनों ऑप्शन को मैं खारिज करता हूं और सही उत्तर आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिए। देखो संधि विच्छेद के 3 सवाल, वाक्य विन्यास के 3 सवाल सुनिएगा। कई बच्चे इस शब्द को अत्याधिक मान लेते हैं, अत्याधिक, और कई बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर इनमें से बताइए आप किसको शुद्ध मानते हैं, अत्याधिक को या अत्यधिक को? अत्याधिक कोई शब्द नहीं होता बेटा। अब सुन लीजिएगा, अत्यधन अधिक। गौर करने लायक बात तो ये है
कि अत्य धन अधिक, इसका जब मिलाओगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अत्याधिक। क्या बनेगा? अत्याधिक। तो क्या ये अत्याधिक सही है? ना भाई, अत्याधिक नहीं होता, होता है अत्यधिक। अब इस अत्यधिक का जो संधि विच्छेद है वो कैसे होता है सुनिएगा। अत्य धन अधिक, ये गलत बात है। अति धन अधिक, अब देखिएगा मैं समझाता हूं आपको, गौर कीजिएगा साथियों। अति धन अधिक को समझिएगा जरा। अति में कौन है? ई, छोटा बड़ा, और अधिक में कौन है? ए। यहां गौर करने लायक बात है, इस ई को और इस ए को जब हम जोड़ते हैं तो इनका बनता है ये। क्या बनता है? ये बनता है। अब गौर करने लायक बात है, जब अति में से हम ई निकाल लिए तो तय कैसा बचा? आधा। ई का क्या बना दिया आपने? ये। मात्रा किसकी लगाएंगे? ए की, तो ये का यही रहेगा। और आगे कौन बचा है? दिक। और ऐसा कौन सी संधि में होता है माय डियर? ऐसा होता है यण संधि में। कौन सी संधि में होता है बेटा? यण संधि में होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यण संधि में ई के बाद में ऊ के बाद में और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहां कौन सी संधि मानेंगे आप? यण संधि मानेंगे। ये ती, अति में ती बड़ा नहीं आता, नहीं तो ये भी ठीक हो जाता। ये तीनों ही गलत है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ओके बेटा, अगले सवाल पर आओ। देखो सवाल क्या कह रहा है, किस अंदाज का सवाल है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उस पर्वत को क्या कहते हैं, ये बताना है। देखो, मलय पर्वत ऑप्शन दे रखे हैं, मलय पर्वत, अस्ताचल, उदयाचल और हिमालय। अब मलय पर्वत तो दक्षिण की तरफ एक खास पर्वत श्रेणी है, दक्षिण दिशा की तरफ, भारत के दक्षिण की तरफ, उसे मलयगिरी या मलय पर्वत के नाम से जानते हैं। अस्ताचल उस पर्वत को कहते हैं साथियों जिस पर्वत के पीछे सूर्य छिपता है। पीछे सूर्य छिपता है। आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें, जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसको बोलते हैं अस्ताचल, और जिस पर्वत के पीछे सूर्य उदय होता है उसे बोलते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं? उदय धन आंचल। तो उदयाचल हो गया। और हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय आप जानते हैं भारत के उत्तर पूर्व में एक विशेष पर्वत श्रेणी है। क्लियर है साथियों? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ करके हम बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने अंगड़ाई ले रहा है। निम्न में से पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक का अर्थ आप जानते तो होंगे ही साथियों, क्या होता है? आग। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इनमें से पावक का यानी आग का पर्यायवाची शब्द अनल है। आकुल का पर्यायवाची क्या होता है? आप जानते हैं, व्याकुल होता है। व्याकुल होता है। पवित्र का मतलब आप शुद्ध लगा सकते हैं, शुद्ध, या इसको आप पाक भी कहते हैं बेटा। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। तो इसलिए इसका सही उत्तर, जो सही आंसर है, ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज की कक्षा का मेरे हिसाब से ये अंतिम सवाल है। गौर करने लायक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको जरूर इस सवाल पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा लड़ने को तैयार होना अच्छी बात नहीं। वाक्य के रेखांकित अंश को किस मुहावरा से, या मुहावरा नहीं होगा, किस मुहावरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? गजब का सवाल है। देखो, रेखांकित केवल इतना है, लड़ने को तैयार होना, लड़ने को तैयार होना। और देखो, लल्लो चप्पो करना मुहावरा, लंगोट कसना, लाल पीला होना और लंगोटी में फाग खेलना। इन सभी मुहावरों का अर्थ आपको पता हो तो लल्लो चप्पो करने का मतलब तो होता है बेटा खुशामद करना। क्या? खुशामद करना। आप यूं कह सकते हो चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। लल्लो चप्पो, उसके पीछे पीछे घूमते रहना, किसी आदमी के पीछे पीछे, या उसकी हाँ में हाँ मिलाना। इस बात को लल्लो चप्पो मुहावरे से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लंगोर लंगोट कौन कसता है? पहलवान। कौन कसता है बेटा? पहलवान। और पहलवान क्या करने के लिए लंगोट कसते हैं? कुश्ती करने के लिए, लड़ने के लिए। तो इसका सही जो आंसर बनेगा विद्यार्थियों, वो बनेगा बेटा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अब देखो, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है लाल पीला होना।
लाल पीला होने का मतलब तो है बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना। लाल पीला होना कि लाल पीले क्यों हो रहे हो, बहुत गुस्से में क्यों हो रहे हो। और यहां पर देखिएगा लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है कि आपके पास में दरिद्रता है, आपके पास में कुछ धन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप मौज में रहते हैं, यानी दरिद्रता में मौज लेना, दरिद्रता में मौज लेना। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। आज की कक्षा से आपने कितना सीखा है, आज के सवाल आपको कैसे लगे, और आज की कक्षा में आपने कितना ध्यानपूर्वक अगर सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है तो कितने सवाल आपके सही हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बता देंगे। आने वाली कक्षा में मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आपके कमेंटों का इंतज़ार करता रहूँगा। आने वाली कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा जो जो कमेंट करेंगे इस कक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाली कक्षा में आपसे फिर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और दोस्तों इस बात को तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक कक्षा को शेयर कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।